नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए इंडियन हिस्ट्री या सल्तनत काल का जानकारी लेकर। सल्तनत काल की जानकारी में हम तुगलक वंश की चर्चाएं पढ़ रहे थे। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक की जानकारी पढ़ी और मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी पढ़ी। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की जो मोस्ट योजनाएं थी जहां से हिस्ट्री के सवाल बनते हैं वो हमने पढ़ी। देखो, एक कहावत भी बन जाती है कि तुगलकी फरमान जारी हुआ। अभी ये एक सेंटेंस काम में लिया जाता है राजनीति विज्ञान में, जो उल्टा सुल्टा कोई आदेश आता है तो कहते हैं कि तुगलकी फरमान जारी हुआ। ये कहावत आई मोहम्मद बिन तुगलक से, और आपने पढ़ा होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रकार राजधानी परिवर्तन की, किस प्रकार सांकेतिक मुद्रा चलाई, किस प्रकार दोआब में कर वृद्धि की। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा। मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद में भारत की राजगद्दी पर या दिल्ली सल्तनत का जो शासक बना वो था फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की भी विजय हिस्ट्री के हिसाब से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी उनकी योजनाएं महत्वपूर्ण थी। और हम केवल हिस्ट्री में महत्वपूर्ण टॉपिकों पे चर्चा करेंगे जहां से सवाल निकल कर आते हैं। तो फिरोज तुगलक की भी वही कहानी थी। इनकी भी योजनाएं जो थी, उनके काम जो थे, विजय अभियानों से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और 100% सवाल इसकी विजय अभियानों से नहीं आते हैं, इनकी योजनाओं से आते हैं। तो आज की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे कि फिरोज तुगलक का इतिहास क्या रहा और इनसे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। ध्यान से, छोटी सी क्लास होने वाली है लेकिन ध्यान से समझना इसमें क्या क्या है। देखो, फिरोज तुगलक की मैं बात करूं तो फिरोज तुगलक का मूल नाम था कमालुद्दीन फिरोज। और एक कमालुद्दीन फिरोज जो है वो बाद में फिरोज शाह तुगलक के नाम से राजगद्दी पर बैठा। इन्होंने उपाधि धारण की थी खलीफा का नायक। आप सबको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक बना था तो उसने स्वयं को शुरुआत में खलीफा मान लिया था, और इससे जो उलेमा वर्ग था, धार्मिक वर्ग जो मुसलमानों का था, वो बड़ा नाराज हो और कहा कि जो देश है, राज्य है, वो संकट में इसलिए आया क्योंकि उसने खुद को खलीफा मान लिया था और ईश्वर ने उसको श्राप दिया है। तो उसके बाद में जब फिरोज शाह तुगलक शासक बने तो उसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर नहीं किया, खलीफा का नायक डिक्लेयर किया। इसके उपनाम भी हिस्ट्री में काफी महत्वपूर्ण, याद रखना, ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इनको सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। सवाल पूछा गया, कई बार सवाल पूछा गया, सल्तनत युग का अकबर किस शासक को कहा जाता है? फिरोज तुगलक को। और ये कहने वाले थे हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन, दो अंग्रेज विद्वान थे। उन्होंने कहा था कि सल्तनत काल का जो अकबर है वो था फिरोज शाह तुगलक। एक राज्य का अपहरणकर्ता भी कहा जाता है, जो वुल्जले हैग ने इनको ये उपाधि दी थी, राज्य का अपहरणकर्ता। दोनों मोस्ट है, दोनों से सवाल आए हुए हैं तो दोनों को याद कर लेना एक बार जरूर। आप सामान्य सा परिचय की बात हम करें तो देखना आप, इनकी माता जो थी वो हिंदू थी। फिरोज शाह तुगलक की मां जो हिंदू थी, इसके अलावा दो और शासक थे जिनकी मां हिंदू थी। और हिंदू का रक्त आने से इनमें कुछ अलग प्रकार की खूबियां थी। देखो, नसरुद्दीन खुसरो, ये इसकी मां भी हिंदू थी, इसके बारे में हमने पढ़ा। गयासुद्दीन तुगलक की मां भी हिंदू थी, सिकंदर लोदी की मां भी हिंदू थी, और ये चौथे शासक थे सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक, इनकी मां भी हिंदू थी। इनकी मां का नाम था बीबी जेला, याद मत रखना। ये रणमल की पुत्री थी, अबूहर के शासक थे रणमल, उनकी पुत्री थी। इनके पिता का नाम था रज्जब, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का भाई था, और इसी रज्जब का पुत्र था फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इनसे बड़ा स्नेह करता था और उसके समय ही उन्होंने बड़े बड़े प्रशासनिक पद दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को। तो पिता का नाम था रज्जब, गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे। ये उनका पारिवारिक परिचय हुआ। मैं सीधा सा टॉपिक पे आता हूं। मैं शासन सुधारों की बात करूं तो मैं बता रहा था कि फिरोज शाह तुगलक जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद में शासक बने तो उन्होंने फिरोज शाह तुगलक की जो योजनाएं थी, जो काम थे, उन कामों में आमूलचूल बदलाव करने की कोशिश की, क्योंकि उस समय शासन व्यवस्था डगमगा गई थी। पूरे देश में विद्रोह की स्थितियां पैदा हो गई थी। विद्रोह दबाते दबाते ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। इसने न तो खुद को खलीफा घोषित किया और न ही उतने आमूलचूल परिवर्तन किए। मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा स्ट्रिक्ट ज्यादा था, लेकिन इसने वो स्ट्रिक्टनेस खत्म करने की कोशिश की। तो इसके प्रारंभिक सुधारों की बात करूं तो उसका पहला जो काम था वो ऋण पंजिकाओं की समाप्ति थी। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे ऋण बांटे थे, और जब फिरोज शाह तुगलक ने शासक बना तो जब जो ऋण दिए गए थे लगभग 2 करोड़ टंका के
आसपास मोहम्मद बिन तुगलक ने ऋण बांटे थे, और ऋण का मतलब होता है कि भाई साहब ब्याज सहित वापस जमा कराओ। तो उनके लिए बड़े बड़े रजिस्टर बनवाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जब फिरोज शाह तुगलक शासक बना तो उन्होंने कहा कि मुझे ऋण वापस नहीं चाहिए, तो उन्होंने वो सारे के सारे ऋण माफ कर दिए, और ऋण पंजिकाएं जहां वो ऋण लिखे हुए थे उनको इकट्ठा करके जलवा दिया कि भाड़ में जाए, ऋण मुझे नहीं लेना। तो पहला है ऋण, क्योंकि ये शरीयत के हिसाब से शासन व्यवस्था को चलाना चाहता था। तो कहा कि ऋण देना ये सही नहीं है, दिया जो दिया मैं वापस नहीं लूंगा। तो पहला काम था ऋण पंजिकाओं की समाप्ति। दूसरा था उन्होंने रक्तपात और यातनाओं का निषेध कर दिया गया। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो न्याय प्रणाली थी बड़ी कठोर थी, और इससे पहले के शासक भी रक्त और लोहे की नीति का पालन करते थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने आते ही कहा कि यार ये शरीयत के हिसाब से नहीं है, ये सजाएं जो है वो शरीयत के हिसाब से नहीं है। तो उन्होंने जो अपराधी थे उनको गर्दन काटना या फांसी पे लटकाना या बहुत ज्यादा यातनाएं देना ये बंद कर दिया। तो इसमें इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, और धार्मिक वर्ग में ये मैसेज गया कि फिरोज शाह तुगलक है वो मुस्लिम धर्म को अच्छा मानने वाला है और शरीयत के अनुसार ये उसके अनुसार शासन व्यवस्था को संभालेगा। तो उन्होंने रक्तपात और यातनाओं को निषेध कर दिया था। तीसरा इसका एक अच्छा काम था कि इन्होंने रोजगार दफ्तर खोले थे। दिल्ली में उन्होंने एक कार्यालय खोला था, और वहां जो बेरोजगार लोग थे वो अपना पंजीकरण, जैसे अभी रोजगार कार्यालय होता है वैसा ही वहां भी उन्होंने रोजगार कार्यालय दिल्ली में खोला था, और कोई भी बेरोजगार व्यक्ति आकर वहां रोजगार के लिए आवेदन कर सकता था और उसको रोजगार दिया जाता था। बहुत अच्छी योजना थी रोजगार दफ्तर खोलने की, नहीं अब भी चलती है ये। और वहां 1360, 70, 80 के आसपास इस प्रकार के सोच रखने वाले थे फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट बात करें तो इसने राजस्व व्यवस्था में बहुत सुधार किया। मैंने कहा कि इससे पहले के जितने भी हिस्ट्री के शासकों के बारे में हमने पढ़ा, तो हिस्ट्री के शासकों की इससे पहले वाले जितने भी शासक रहे उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। तो इसने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत अच्छे काम किए। इन्होंने एक तो जो जागीरदारी प्रथा थी या अमीर जो वर्ग था उनके पद वंशानुगत कर दिए। इसके शासनकाल में इसका नुकसान भी हुआ कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा, लेकिन आर्थिक व्यवस्था एक स्थिर हो गई थी इसकी फिरोज शाह तुगलक के समय। तो सबसे पहला काम उन्होंने किया, एक व्यक्ति था जिनका नाम था ख्वाजा शामुद्दीन। इस ख्वाजा शामुद्दीन को एक अधिकारी नियुक्त करके ये कहा कि पूरे राज्य की जो है, पूरे देश की जो है, उसकी वास्तविक आमदनी का आकलन करना है हमें। तो उन्होंने शामुद्दीन ने बहुत प्रयास करके सारी जागीरों को और सारी जो खालसा भूमि थी उसका आकलन करवाया, और आकलन करवा के एक निश्चित 6 करोड़ 20 लाख के लगभग टंका वार्षिक आय निश्चित हो गई। तो ये काम एक बड़ा काम था, और इससे ये पता हो गया कि राज्य की आमदनी ये है और ये आमदनी हमेशा रहनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने देखो लगभग सभी शासकों में इसका जिक्र आएगा, एक जजिया कर था, एक जकात था, एक खिराज था, एक खुम्स था और एक उस्र था। ये 5 प्रकार के कर ज्यादातर शासकों के समय लगते हैं। खुम्स का जिक्र मैं बार बार करता था। खुम्स होता था कोई सैनिक अभियान में जब लूटमार होती थी तो लूटमार पर जो टैक्स लगता था उसको बोलते थे खुम्स, और ये 1/20 लेते थे फिरोज शाह तुगलक। मतलब 5वां हिस्सा, सॉरी 1/5वां हिस्सा, मतलब 20% के आसपास 20% लेते थे। इसके अलावा देखें मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो 80% अपने पास रखते थे, जबकि 20% सैनिकों को देते थे। जबकि फिरोज शाह तुगलक ने उल्टा कर दिया कि 20% राजकोष में जमा होगा और 80% सैनिकों में बांट दिया जाता था, लूट का माल। इसको बोलते हैं खुम्स। एक होता है जजिया कर, इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में बड़ा कंफ्यूज है। ये गैर मुसलमानों से गैर धार्मिक कर होता था। कई किताबों में धार्मिक कर होता था, कई किताबों में धार्मिक कर लिखा जाता है, लेकिन गैर मुसलमानों से गैर धार्मिक कर था। धार्मिक कर टैक्स नहीं था, और ये मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। जजिया मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, ये आपने को याद रखना है। मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक से पहले के शासक है वो ब्राह्मणों से भी नहीं लेते थे, क्योंकि हिंदू समाज में ब्राह्मणों को उच्च स्थान था, तो ब्राह्मणों से नहीं लेते थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर जो था वो ब्राह्मणों पर भी लगवा दिया। पहली बात, ब्राह्मणों पर जजिया कर प्रारंभ किया था फिरोज शाह तुगलक ने। एक और था उस्र। ये उस्र जो था ये मुसलमानों से जो भूमिकर था वो लिया जाता था, याद रख लेना इसको, मुसलमानों से भूमिकर। एक
था जकात। जकात जो होता है वो मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था, अपनी आमदनी का 40वां हिस्सा दान करते थे, इसको बोलते थे जकात। और एक होता था खिराज। खिराज जो था ये गैर मुसलमानों से भूमिकर होता था। भूमिकर था, भूमिकर को खिराज बोलते थे। तो 5 प्रकार के टैक्सों की बात करें, जजिया गैर मुसलमानों से, गैर धार्मिक कर था जजिया। जकात मुसलमानों से लिया जाता था 2.5%, 1/40 का मतलब होता है 2.5%, तो 2.5% लिया जाता था। आज भी मुस्लिम धर्म में ये माना जाता है कि अपनी आमदनी का 40वां हिस्सा दान करना चाहिए, तो जकात होता था। खिराज होता था भूमिकर, गैर मुसलमानों से भूमि टैक्स के रूप में लिया जाता था। खुम्स लूट के माल से लिया जाता था, और उसर मुसलमानों से जो भूमि टैक्स लिया जाता था उसको बोलते थे उसर। याद रखना, यहां से सवाल आता। फिरोज शाह तुगलक ने एक और टैक्स लगाया था, हब-ए-सर्ब। हब-ए-सर्ब होता था सिंचाई टैक्स, इसको भी याद रखना थोड़ा सा, ये मोस्ट बातें हैं सिंचाई कर। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की एक उपलब्धि थी कि इन्होंने सिंचाई कार्यों में बड़े सुधार किए थे और नहरों का विकास किया था, तो इन नहरों पर उन्होंने एक अलग प्रकार का टैक्स लगा दिया था। ये 10वां हिस्सा होता था, 1/10। 10वां हिस्सा जो है वो हब-ए-सर्ब या सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। टैक्सों की बात हुई, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लो। जजिया क्या होता है, जकात क्या होता है, खिराज क्या होता है, खुम्स क्या होता है, उसर क्या होता है, यहां से सवाल बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इनका यहां से सवाल भी 50 बार सवाल पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग की स्थापना की जिसको बोलते हैं दास विभाग। फिरोज शाह तुगलक दासों से बड़ा प्रेम करता था, और उसके समय लगभग 1,80,000 के आसपास 1,80,000 के आसपास दास हुआ करते थे। और इन दासों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग बनाया जिसको दास विभाग कह सकते हो, या उर्दू में दीवान-ए-बंदगान। बंदी बनाए हुए व्यक्ति दास बनते थे, तो दीवान-ए-बंदगान डिपार्टमेंट की स्थापना की। 50 बार सवाल हो, याद रख लेना, रट्टा मार लेना। दीवान-ए-बंदगान दास विभाग की स्थापना किस शासक ने की, और उत्तर आएगा फिरोज शाह तुगलक। एक उन्होंने और एक अच्छा विभाग बनाया था, जिसलिए तो अकबर कहा जाता है। उन्होंने बहुत अच्छी योजना लेके आया था, दीवान-ए-खैरात। खैरात का मतलब होता है दान करना। तो दान विभाग, गरीब लोगों को दान करने के लिए एक विभाग बनाया था, दीवान-ए-खैरात। और इसमें मुसलमानों को यह ज्यादा दान किया जाता था, और मुसलमान जो गरीब मुसलमान होते थे उनकी लड़कियों का विवाह भी इसमें होता था। तो दीवान-ए-खैरात था, वो दान विभाग था, और इसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट बनाया, दीवान-ए-इस्तिहाक। दीवान-ए-इस्तिहाक होता था पेंशन विभाग, याद रख लेना इसको, पेंशन विभाग। यहां जो वृद्ध व्यक्ति होते थे, जो कमाई नहीं कर सकते थे, उसके लिए पेंशन की व्यवस्था की। अभी भी पेंशन दी जाती है, वैसे ही फिरोज शाह तुगलक के समय भी पेंशन के लिए एक अलग विभाग बनाया, दीवान-ए-इस्तिहाक। तो काफी अच्छे विभाग, दास विभाग, दीवान-ए-खैरात और दीवान-ए-इस्तिहाक, ये 3 विभाग ऐसे थे जो सामाजिक कार्यों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे। एक बनाया था दारुल सफा। सफा का मतलब अभी भी उर्दू में अस्पताल को बोला जाता है सफा खाना। तो सफा का मतलब होता है औषधालय या चिकित्सालय कह सकते हो। तो उन्होंने एक चिकित्सा विभाग की स्थापना की थी, दारुल सफा, और एक हॉस्पिटल बनाया था दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक। दारुल सफा का संबंध था चिकित्सा विभाग से, या अस्पताल से था दारुल सफा। तो ये उसके सामाजिक कार्य और जन कल्याणकारी कार्यों की कैटेगरी में इसको डाला जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने कृषि कार्यों में काफी अच्छा सुधार किया था, और कृषि कार्यों की इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक जिन्होंने नहरों पर बड़ा ध्यान दिया था। सबसे ज्यादा नहरों पर किसी ने ध्यान दिया था, सिंचाई पर किसी ने ध्यान दिया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरें बनवाई, और इस 5 नहरों का एक जिक्र एक ग्रंथ में था। इसके लेखक का तो पता नहीं है, लेकिन सीरात-ए-फिरोज शाही एक ग्रंथ लिखा गया था, और इस ग्रंथ में ये लिखा गया है कि फिरोज शाह के समय हरियाणा, जो अभी वर्तमान में हरियाणा स्टेट है, उसमें ज्यादातर जो नहरें पुराने जमाने में बनी थी, उन नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और इसी नहरों से ही हब-ए-सर्ब एक टैक्स लगाया था, मैंने अभी बताया, वो टैक्स इसी से होता था, और हरियाणा एक कृषि संपन्न प्रदेश बन गया था इन नहरों की वजह से। कौन कौन सी नहरें थी? 2 नहरों के नाम, बाकी आप याद रख लेना।
एक था उलुग खानी नहर। उलुग खानी नहर यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी बनाई गई थी। एक थी राजवाही नहर जो कि सतलज से घग्गर तक का इसकी लंबाई थी। एक थी सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक नहर बनवाई, एक घग्गर से फिरोजाबाद तक नहर बनाई और एक यमुना से फिरोजाबाद तक। तो हरियाणा से दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में उन्होंने नहरों का एक बहुत बढ़िया जाल बनाया। इसको आप रट्टा मार लेना, यदि कोई हार्ड परीक्षाओं में, बहुत बड़ी एग्जामों में यदि पूछा जाए डिस्क्रिप्टिव टाइप सवाल में कि फिरोज शाह तुगलक की सिंचाई कार्यों में उनकी उपलब्धियों का जिक्र किए, तो इन 5 नहरों का आप जिक्र कर सकते हो। ये 5 नहरों का निर्माण मोस्टली फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और इसकी वजह से हरियाणा के आसपास का जो क्षेत्र था वो सिंचाई की उपलब्धता की वजह से एक कृषि से संपन्न प्रदेश बन गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट हम बात करें तो इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने, जब आप अशोक पढ़ोगे तो अशोक के काल की प्रमुख उसके स्तंभ महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आता है अशोक के विभिन्न स्तंभ, लघु स्तंभ, वृहद स्तंभ, ये कैटेगरी आप अशोक वाले में पढ़ोगे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने अशोक की 2 लाट जो थी, दो लाट जो पत्थर पे उत्कीर्ण थी, उनको दिल्ली लाया था। एक थी टोपरा, इसको दिल्ली टोपरा अभिलेख कहते हैं, दिल्ली टोपरा, क्योंकि पहले कहां थी, टोपरा में थी और फिर आ गई दिल्ली, तो इसका नाम हो गया दिल्ली टोपरा। ये दिल्ली टोपरा कहां पड़ता है, हरियाणा में, अंबाला में, हरियाणा में थी ये लाट लगी हुई थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसको वहां से लाकर कहां लगवाया था, दिल्ली में। याद रख लेना, मोस्ट अशोक में भी काम में आएगी। एक दिल्ली मेरठ, इसका नाम है दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, आपको अशोक वाले में पढ़ोगे दिल्ली मेरठ शिलालेख। तो दिल्ली मेरठ वाला मेरठ से लाकर फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लगवाया था। इसके टुकड़े हो गए थे रास्ते में, बहुत बड़ी बड़ी लाट थी ये, टुकड़े हो गए थे, उसको वापस जुड़वा के दिल्ली में स्थापित किया था। तो 2 अशोक की लाट, जो दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ जो लाट है, वो उनको सबको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया था। एक मेरठ से लाए थे, एक अंबाला हरियाणा से लाए थे, इन दोनों को दिल्ली में स्थापित करवाया था। मोस्ट बातों की हमने चर्चा की। इनके साहित्य के, इनके समकालीन साहित्य की बात करें तो 2 साहित्यकार आपको याद रखना है और दोनों की किताबें बड़ी महत्वपूर्ण है, वो भी याद रखना। देखो फिरोज शाह तुगलक जो था, उन्होंने खुद ने भी एक किताब लिखी थी अपनी आत्मकथा के रूप में और उसका नाम था फुतुहात ए फिरोज शाही। याद रखना, फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक है, वो फिरोज शाह तुगलक ने खुद के जीवन पर लिखी थी। इसके अलावा 2 और विद्वान हैं जिनका एक का नाम था जियाउद्दीन बर्नी। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन भी था और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था। जियाउद्दीन बर्नी ने 2 किताबें लिखी, एक फतवा ए जहांदारी और एक तारीख ए फिरोज शाही। ये 2 किताबें इन्होंने लिखी, फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे और इनके बारे में जानकारी यहां से मिलती है, फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही। एक और विद्वान थे जिन्होंने भी तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी और उसका नाम था शम्स शिराज। ये किताब बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार आ रहे इसमें प्री एग्जाम में तारीख ए फिरोज शाही का जिक्र आता है। तारीख ए फिरोज शाही 2 विद्वानों लिखी थी, एक जियाउद्दीन बर्नी था, वो भी फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था, और एक था शम्स सिराज अफीक, इन्होंने भी तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक लिखी थी। देखो फतवाए जहांदारी जो किताब है, इस फतवाए जहांदारी किताब में राजाओं के लिए नैतिक नियम बनाए हुए। फतवा जारी होता है ना, फतवा आपने सुना होगा, नैतिक नियम बनाए गए थे इसमें। जियाउद्दीन बर्नी ने फतवाए जहांदारी जो पुस्तक थी, इसमें राजाओं के लिए नैतिक नियम बनाए कि राजाओं को शासन व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, राजा के कौन से नैतिक नियम होने चाहिए, इसी का जिक्र आता है फतवाए जहांदारी में। पुस्तक के लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। एक तारीख ए फिरोज शाही लिखी जो फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी देती है। तारीख ए फिरोज शाही एक और विद्वान ने लिखी जिसका नाम था शम्स सिराज अफीक, और इन्होंने भी तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक लिखी। देखो जब इनकी मृत्यु हुई 1388 में, तो उसके बाद में कुछ शासक बने, उनको कोई ज्यादा मोस्ट जानकारी है नहीं, अपने को याद भी नहीं रखना, केवल इतना याद रखना गयासुद्दीन तुगलक सेकंड बना था इसके बाद में 1388 में, अबू बकर 1389 से 90 तक बना था, मोहम्मद शाह 1390 से 94 तक बना था, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक 1394 से लेकर 1412 तक बना। और इसी नसीरुद्दीन महमूद के समय ही तैमूर का आक्रमण हुआ था भारत पर। भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? तैमूर का आक्रमण, ये आपको याद रखना। तैमूर का आक्रमण हुआ था, वो था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक इसके समय, और उसके बाद में तुगलक वंश जो है उसका पतन हो गया। बाद में दौलत खां थोड़ा सा शासक बना था, लेकिन तैमूर जब वापस भारत से गया था, भारत में भयंकर लूट माट
लूटपाट करके गया था। तो उसके बाद में उन्होंने अपना अधिकारी बनाया था खिज्र खां को, और उसके बाद में दिल्ली पर एक नया वंश पैदा हुआ और वो था सैयद वंश। तो ये कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस केवल अपने को नसरुद्दीन महमूद तुगलक का अपने को जिक्र अपने को याद रखना है, जिनके समय तैमूर का आक्रमण हुआ था। देखो, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे उद्यान लगवाए थे, इसको भी 1200 उद्यान लगवाए थे, उनसे भी टैक्स प्राप्त होता था। बहुत सारे नगरों का निर्माण उसने करवाया था, जैसे फिरोजाबाद का ये जिक्र आता है, तो इसका भी निर्माण करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने सामाजिक कार्यों पर बड़ा ध्यान दिया, और यहीं से परीक्षा में सवाल आता है। उन्होंने एक और उपलब्धि थी उसकी, उन्होंने एक घड़ी बनवाई थी, ताश घड़ियाल। देखो, ये एक घड़ी बनाई थी, जल घड़ी, इसका निर्माण करवाया था, जल घड़ी थी, जल घड़ी। घड़ियाल वो समुद्री जीव की बात नहीं हो रही है, घड़ियाल का मतलब होता है घड़ी, ताश का मतलब होता है बोलने वाली, बोलना। एक ऐसे घड़ी का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि पानी से चलती थी और ये आवाज निकालती थी, इसलिए इसका नाम हो गया ताश एक घड़ियाल। और ये इसलिए बनाई गई थी कि रात के समय जब आवाज करती थी तो नमाज पढ़ने वालों को समय का पता चल जाता था। तो इसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। देखो, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इतने छोटे से नोट्स जो है, उनसे आसानी से छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े एग्जामों में इससे बाहर के सवाल देखने को नहीं मिलते। मैं कोशिश करता हूं कि क्लासें छोटी हो, लिखने का समय व्यतीत नहीं हो। मैं लिखूं 1 घंटे की क्लास है, छोटी क्लास है, आराम से सुकून से इसका एक बार आप नोट्स बना लो और उनको याद करने की कोशिश करो। यहीं से सारे एग्जामों में आज तक के सवाल यहीं से आए। आशा है आपके लिए क्लास काम की रहेगी। और भी आपके कोई सुझाव है तो आप दे सकते हो। सैयद वंश की जानकारी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे नई क्लास में। एक नया वंश की चर्चा करेंगे और वो होगा सैयद वंश। धीरे धीरे हम दिल्ली सल्तनत काल को हम पढ़ते जा रहे हैं, मध्यकाल के इतिहास को हम डिटेल से समझते जा रहे हैं। धीरे धीरे हिस्ट्री की जो अपनी समस्याएं थी वो धीरे धीरे सोल्व करने की कोशिश। फिर भी आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।